आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष रूप से उस क्वेश्चन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिक्स का टॉपिक। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में उदारीकरण के प्रथम चरण आरंभ किया गया था। देखिए उदारीकरण का जो प्रथम चरण का आरंभ है जो 1991 में, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उसमें एलपीजी कार्यक्रम को लाया गया था। एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। उसमें एक उदारीकरण, उदारीकरण का सिंपल सी अर्थ होता है कि सरकार इंडस्ट्री लगाने में, बिजनेस करने में जो कानून पहले बनाई थी उसमें क्या हुआ था, 1991 में अपने आप को उदार कर लिया था। उदार करने का मतलब है जो कानून पहले था उसमें कुछ संशोधन करके उस कानून को कमजोर कर दिया गया था, ताकि लोगों को बिजनेस करने में, इंडस्ट्री लगाने में सुविधा हो सके और अधिक से अधिक जो बिजनेस है उसको प्रोत्साहन मिल सके और लोग हैं जो इस क्षेत्र में आकर के निवेश कर सके। इसके लिए कानून में उदारता बरती जाती है। जो सख्त कानून होते हैं उसको सरल बनाया जाता है, इसी को उदारीकरण कहा जाता है। और ये हुआ था 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में किया गया था। 1991 में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो देखिए भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण का सिंपल सी अर्थ होता है कि सरकार ने एक साल में क्या काम किया है इसके बारे में लोगों को बताना। तो आर्थिक सर्वेक्षण है जो केंद्र में वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है और 2017 से इसका समय है जो फिक्स कर दिया गया है कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और उसके अगले ही दिन 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, जय अनुसंधान निम्नलिखित में किसका नारा है। ये जो नारा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है। आप जानते हैं कि जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया था और इसी में जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ दिया गया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जय अनुसंधान जोड़ दिया गया है। तो ये पूर्ण रूपेण जो नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए भारत में जो औद्योगिक नीति की घोषणा है आजादी के बाद सबसे पहली बार 1948 में किया गया था। आप जानते हैं कि 1948 में भारत में आजादी के मिलने के बाद सबसे पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक काल में जो औद्योगिक नीति आया था वो 1881 में आया था। वो आया था लॉर्ड रिपन के समय आया था और इसमें मजदूर के क्या अधिकार होंगे सबसे पहली बार जिक्र किया गया था। औद्योगिक नीति है जो भारत में दूसरी आजादी के बाद आया था, 1956 में आया था। वहीं पहली कब हो जाएगा, तो 1948 में हो जाएगा। तो ठीक से इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत है जो जून 1957 में किया गया था। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और इसके तहत जो आप देखते हैं कि कोटा मिलता है, कोटा मतलब जो अनाज मिलता है गाँव में, गाँव और शहर में सभी जगह मिलता है और इसी के तहत ये प्रणाली है जो शुरुआत की गई थी कब, जून 1997 में। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो जगह जगह पर दुकान खोला जाता है और लोगों को राशन दिया जाता है। इसमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो इसमें तीसरे स्तंभ के रूप में विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है जिसे हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जानते हैं, किसे, विश्व व्यापार संगठन को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है जो 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये क्या काम करती है, तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होती है उसी का निगरानी करता है, देखता है, व्यापार के लिए नियमावली तय करता है और इसी का पूर्ववर्ती नाम है गैट। जो डी नंबर आप ऑप्शन देख रहे हैं विश्व व्यापार संगठन का ही पूर्ववर्ती नाम था, पहले नाम था गैट था, बाद में नाम परिवर्तन करके WTO कर दिया गया। गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक होता है, जिसी का बाद में नाम परिवर्तित कर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। देखिए आर्थिक वृद्धि का सिंपल सी अर्थ होता है कि लोगों का पर कैपिटल इनकम बढ़ना आर्थिक वृद्धि का संकेत होती है। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का निरंतर वृद्धि होना। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा आंसर कि आर्थिक वृद्धि
किससे संबंधित है? तो प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम है जो निरंतर वृद्धि होते रहता है वो क्या कहलाती है? आर्थिक वृद्धि का संकेत होता है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे कौन से शब्द में सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पर कौन सा है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिंपल सी अर्थ होता है यहाँ पर सरकारी उद्यम के साथ साथ निजी उद्यम का भी सह अस्तित्व होगा, यानी कि दोनों लोग सरकारी और निजी मिल करके काम करेंगे। वहां पर क्या होता है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, जहां पर सरकार और निजी दोनों लोगों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे अच्छे प्रोफेसर किन्स के द्वारा, ये ब्रिटेन के रहने वाले अर्थशास्त्री थे, इन्हीं के द्वारा सबसे अच्छे शब्द में बताया गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन क्या होगा। उसमें ये बताए थे कि सरकार और निजी दोनों क्षेत्र का जहाँ सह अस्तित्व होगा, दोनों क्षेत्र आपस में, दोनों जो निजी और सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगे, उस क्षेत्र को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। भारत में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र के द्वारा सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है जो जीडीपी में सर्वाधिक है। देखिए जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी का सिंपल सी अर्थ होता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी क्षेत्र का, यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का एक वित्तीय वर्ष में जो वहां पर जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अमेरिका के व्यक्ति भारत में रह रहे हैं और भारत में उत्पादन करेंगे तो जीडीपी में शामिल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, विदेशी लोग के आय भी शामिल होते हैं जो भारत में रह करके उत्पादन करते हैं, तो उसके आय को भी शामिल कर लिया जाता है। और इसमें भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है? तो टर्सरी सेक्टर का योगदान है, तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में कमी बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय में क्या है? कमी है भारत में। कृषि की प्रमुखता है, आप जानते हैं कि लगभग 48% अभी भी वर्तमान स्थिति देखेंगे तो 48 से 55% के आसपास में लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी है। भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। देखिए भारी उद्योग के यहाँ क्या है? कमी है। भारी उद्योग के भारत में क्या है? कमी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो सी नंबर नहीं हो जाएगा। जनसंख्या का जवाब क्या है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारी उद्योग भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय बिल्कुल होगा। जिस देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होंगे वहां पर कैपिटल इनकम क्या होगा? निम्न होगा। मृत्यु दर ऊंच होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पर कैपिटल इनकम ज्यादा नहीं है, पैसा नहीं ज्यादा कमा रहे हैं, तो उनका क्या है? हेल्थ फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा, जिसके वजह से क्या है? वहां पर उच्च मृत्यु दर देखने को मिल सकता है। ज्यादा इनकम नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा? निरक्षरता ज्यादा होगी, यानी कि लोग पढ़े लिखे बहुत कम मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों है जो देखने को मिलता है। कौन सा? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की एक विशेषता है। वहीं डी नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। निम्न श्रम अनुपात नहीं होगा। जहां पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो क्षेत्र होंगे वहां पर प्रथम क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं वहां पर लोग का अनुपात ज्यादा होगा। प्रथम क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पर आर्थिक दृष्टि से जो क्षेत्र उन्नत होंगे, जहां पर काफी वो उन्नति प्राप्त कर लिए होंगे, उस क्षेत्र में क्या होगा कि प्रथम क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती चली जाती है। लेकिन जहां पर पिछड़ापन ज्यादा होता है वहां पर प्रथम क्षेत्र में जो लोग होते हैं ज्यादा लगे होते हैं। प्रथम क्षेत्र का सिंपल सी मतलब होता है प्राकृतिक प्रदत्त चीज, जैसे कृषि हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। ये सब जो क्षेत्र होती हैं जो प्रकृतिक से जुड़ा होता है वो क्षेत्र में प्रथम क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या है? गिर जाता है। बिल्कुल सही है, ये नंबर ही आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती चली जाती है तो क्या है? उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बढ़ जाएगा। उससे भी ज्यादा क्या होगा? टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ते चला जाएगा। लेकिन कृषि का उत्पादन है जो जीडीपी में हो या राष्ट्रीय उत्पाद में हो, क्या है? कृषि का हिस्सेदारी धीरे धीरे गिरते चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो देखिए प्रथम क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि प्राकृतिक प्रदत्त जो सभी गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं।
इसमें क्या हो जाएगा, कृषि है जो प्रथम क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। वहीं आप व्यापार देख रहे थे, व्यापार तीसरा क्षेत्र का है। उद्योग है जो दूसरा सेक्टर का है। वही बैंकिंग है, बैंकिंग क्या है, सेवा आपको प्रदान किया जाता है, तो तीसरा क्षेत्र क्या आता है, तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए आर्थिक कारण है जो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, सभी प्रकार के कारण है जो आप एक दूसरे से जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब अत्यधिक जनसंख्या किसी भी शहर में बढ़ जाती है, पलायन के कारण हो या किसी भी कारण से अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाती है, तो क्या होता है वहां पर किस सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की कमी हो जाएगा, किसी भी वस्तु की मांग अत्यधिक हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो मांग जब भी बढ़ जाएगा तो किसी भी चीज का क्या है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से वहां पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होने लगेगा। तो इस क्या कारण है, वहां पर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ये समस्या है, जो चुनौती है उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। देख रहे हैं आप, कह रहा नहीं है। एचडीआई की अवधारणा है जो 1990 के दशक में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है महबूबुल उल हक ये थे, अब उनका निधन हो चुका है। तो उन्हीं के द्वारा ये सूचकांक है जो दिया गया था, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसमें 3 आधार इन्होंने बताया था, जिसमें बताया था कि लाइफ एक्सपेंडिचर यानी कि जीवन प्रत्याशा कैसा होना चाहिए, पर कैपिटल इनकम के बारे में बताया था कि लोगों का होना चाहिए, और शिक्षा के आधार बनाए थे, यानी कि जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, 3 चीज होना चाहिए, उसके आधार पर एचडीआई का निर्धारण किया जाता है। तो जीवन प्रत्याशा होना चाहिए, वास्तविक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, वहीं सामाजिक असमानता के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है, प्रौढ़ साक्षरता एडल्ट लिटरेसी के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक असमानता के बारे में कुछ नहीं बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर का अंश क्या है, देखिए जब भी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होने लगता है तो राष्ट्रीय आय क्या है, वो तृतीय जो क्षेत्र होता है उसका योगदान क्या है, बढ़ने लगता है, क्योंकि जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का क्या है, योगदान बढ़ने लगता है, लोग की पढ़ाई लिखाई लिटरेसी ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है जो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में आने लगता है। तो इस प्रकार से जीडीपी में क्या है, योगदान है टर्सरी सेक्टर का बढ़ने लगता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कारण निम्नलिखित में कौन सा लेसेस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। तो लेसेस फेयर प्रणाली है, ये कब दिया गया था, 1760 के दशक में इस प्रणाली का सिद्धांत का मुख्य रूप से उस समय ये सिद्धांत है जो विकसित हुआ था, एडम स्मिथ के द्वारा ये सिद्धांत है जो दिया गया था। यह मुख्यतः 1760 के दशक में ये प्रणाली है, काफी उस समय यूरोप में इस सिद्धांत ने अपने आप को प्रभावित किया था, यूरोपीय देश को। तो लेसेस फेयर में क्या होता है, इसमें एक सिद्धांत है जिसके तहत कहा जाता है कि बाजार को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए, ये सरकार को बाजार को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, सरकार स्वतंत्र रूप से बाजार को छोड़ दे, और यहाँ पर जो बाजार है खुद निर्णय ले कि कोई भी वस्तु का दाम कितना होगा, उसकी दाम है जो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बाजार को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, बाजार खुद निर्धारित कर लेगा। तो उसी को कहते हैं लेजर फेयर, इसी को कहता है मुक्त व्यापार नीति कहा जाता है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की नीति है जो एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें क्या होना चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नीति है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये लेजर फेयर की नीति है जो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था, और इसमें यही बात चर्चा में आई थी कि सरकार बाजार में नियंत्रण ना करे, सरकार स्वयं नियंत्रण करने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो देखिए सामाजिक अर्थव्यवस्था में सभी कारक के स्वामित्व और नियंत्रण है जो राज्य की सरकार तय करती है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा मानती है कि सभी लोग समान है, सभी लोग की आर्थिक स्थिति समान है और सभी लोग की क्रय शक्ति है जो समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु का अधिक मूल्य बढ़ जाए जिसकी वजह से निम्न जो तबके के वर्ग है लोग है वो खरीद ना सके और उच्च वर्ग के लिए वो विलासिता का सामान हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर नियंत्रण है और उत्पादन स्वामित्व दोनों नियंत्रण सरकार करती रहती है कि ज्यादा किसी भी वस्तु का सामान बढ़ ना जाए और किसी भी वस्तु का सामान इतना घट ना जाए जिसकी वजह से उत्पादन वर्ग को हानि हो। तो ये सभी चीज को ध्यान सरकारें तय करती रहती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था उसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, कह रहा है कि क्लोज इकोनॉमिक से तात्पर्य है, तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें, देखिए क्लोज इकोनॉमिक का सिंपल सी अर्थ होता है ना हम आयात करेंगे किसी देश से और ना हम किसी देश से निर्यात करेंगे, ना हम किसी देश से कुछ मंगाएंगे ना किसी देश को कुछ भेजेंगे, इसी को बोला जाता है क्लोज इकोनॉमिक। ना होगा, ना आयात होगा और ना निर्यात होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्लोज इकोनॉमिक कहा जाता है, आयात निर्यात दोनों नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
थर्ड वर्ल्ड का शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो देखिए थर्ड वर्ल्ड का जो उपयोग है वो विकासशील देश या अल्प विकसित देश होते हैं, उसके लिए इस प्रकार का संदर्भ के प्रयोग है, शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर हो जाएगा विकासशील देश। थर्ड वर्ल्ड है जिसका प्रयोग विकासशील देश और अल्प विकसित देश के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अहस्तक्षेप नीति इसी को लेजर फेयर की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो लेजर फेयर है जो हम अभी जिक्र किए थे कि एडम स्मिथ के द्वारा ये सिद्धांत जो दिया गया था, और ये मुख्य रूप से ये कहाँ देखने को मिलता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि जो बाजार है वो मूल्य खुद तय करने के लिए तैयार होता है, वहां पर सरकार की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर सभी बाजार है जो स्वयं तय करती रहती है किसी वस्तु का मूल्य बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि लेजर फेयर, यानी कि सरकार मुक्त रूप से हस्तक्षेप बाजार में न करे, बाजार को स्वतंत्र रहने दे अपने दाम को निर्धारित करने के लिए। ये कहाँ देखने को मिलता है? मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो वहां पर सरकार की हस्तक्षेप होती रहती है। वहां पर जब किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो सरकार उसको नियंत्रण करने का जोर देती है और चाहती है कि कोई भी वस्तु का जो दाम है एक समय एक निश्चित सीमा के अंदर होनी चाहिए। किसी वस्तु का सामान इतना न बढ़ जाए कि लोगों के लिए विलासिता का वस्तु हो जाए। तो वहां देखने को मिलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में वहां पर सरकार क्या करती है? तय करती रहती है दाम को। लेकिन लेजर फेयर में सरकार कोई दाम को निश्चित नहीं करती है, वो मुक्त सरकार बाजार मुक्त रूप से अपने खुद निर्धारण करता है वस्तु का मूल्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के अंतर्गत होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जिसके पास पूंजी है वो अपना इंडस्ट्री अपना उद्योग स्थापना कर सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है वहां पर निजी स्वामित्व अधिक देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर निजी स्वामित्व निजी उद्योगपति का अधिक बोलबाला है। तो वहां पर निजी स्वामित्व निजी इंटरप्राइज जो बोलते हैं उद्योगपति बोलते हैं, जो वहां पर अधिक देखने को मिलता है। कहाँ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत जैसे देश में क्या है, वहां पर सरकार और निजी दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों है एक दूसरे की मित्रता के भाव से कदम पर कदम चलते रहते हैं। तो उसी वहां पर कौन बोल अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था वहां पर दोनों को देखने को मिलेगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, सिर्फ निजी का उत्पादन साधन पर मतलब कि एक अधिकार टाइप का होता है, वहां पर ज्यादा अधिकार उसी लोग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का विषय। देखिए शिक्षा का विषय कौन सा सूची का विषय है? तो ये सूची है समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। देखिए प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42वीं जब संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में समाहित कर दिया गया था। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का जिक्र किया गया है। एक सेंटर लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें समवर्ती सूची कहा जाता है। देखिए संघ सूची का मतलब होता है कि वह इस संघ सूची में जो भी वस्तु होगा, जो भी विषय होगा उस पर कानून है जो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में जो विषय वस्तु होगा उस पर कानून है राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची में जो समवर्ती सूची में जो विषय वस्तु होगा उस पर कानून दोनों सरकार बना सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी समवर्ती सूची पर, लेकिन गतिरोध होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाएगा। इस प्रकार से शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय की आकलन का पद्धति नहीं है। देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन है जो 3 विधि से होता है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। इसमें कौन सा नहीं है? तो मैट्रिक्स विधि है, जिसमें राष्ट्रीय आय का उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? तो देखिए गृहिणी का सेवा, राष्ट्रीय जो नेशनल इनकम निकालते हैं तो विभिन्न जो सभी लोग को जो रोजगार में है उनको उनके वेतन को जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो गृहिणी की सेवा का मतलब होगा कि जब हमारे घर में माँ बहन जो काम करती है क्या आप उसको पैसा देते हैं मंथली? तो नहीं देते हैं। तो गृहिणी की सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। वहीं तस्करी के आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक अवैध काम है, तो इसके लिए राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाता। वहीं चौकीदार कर जो पुलिस होते थाने पर चौकीदारी करते हैं उनको क्या है एक वेतन मिला जाता है, एक निश्चित वेतन होता है, तो उसको राष्ट्रीय आय में हम जोड़ते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ देता है, ग्रीन जीडीपी जोड़ देता है। ग्रीन जीडीपी का सिंपल सी अर्थ होता है कि जब हम जीडीपी यानी कि देश के जो विकास में देश के जो हम एक साल में जो उत्पादन कर रहे हैं देश में, उसके उत्पादन में हमें पर्यावरण का कितना हास्य किया है, कितना उसको हम नुकसान पहुंचाए हैं, उसको अगर घटा देंगे जीडीपी में तो वो ग्रीन जीडीपी कहलाता है, एक नई अवधारणा है। तो जीडीपी इसमें किस पर जोर देता है? ये देखिए चिर अस्थायी यानी कि सस्टेनेबल विकास पर जोर देता है। देखिए सस्टेनेबल विकास का अर्थ क्या होता है
सस्टेनेबल विकास का सिंपल सी अर्थ होता है, इसी को सतत विकास कहते हैं, और इसका ये मतलब होता है कि वर्तमान जरूरत को पूरा करते हुए हम संसाधन को अगली पीढ़ी के लिए भी बचाएंगे, तो क्या कहलाएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी कि हमें जो अभी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए तथा हम अपने भावी जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी संसाधन को छोड़ कर जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है। तो किसी देश का जीवन स्तर किससे मापते हैं, पर कैपिटल इनकम से, कि आपका देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितना है। क्योंकि देखिए प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उसके जीवन स्तर क्या उच्च होंगे, उसके जीवन जीने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जैसे मान लीजिए शिक्षा उसकी उच्च होगी, स्वास्थ्य पर क्या करेंगे, अच्छे खर्च करेंगे, जिसके वजह से क्या है, जीवन आयु है, जीवन प्रत्याशा है, क्या होगा उसका उच्च होगा, लाइफ एक्सपेंडिचर है, क्या है, एक अच्छे लग्जरी लाइफ होगा। तो किस आधार पर हम तय करते हैं, कि प्रति व्यक्ति आय पर हम आपके आधार पर तय करते हैं कि लोग का अगर प्रति व्यक्ति आय ऊंच होगा तो उसके क्या है, जीवन जीने की जो कैपेसिटी है, लाइफ एक्सपेंडिचर जो कैपेसिटी है वो ऊंच होगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, निजी प्रयोज्य आय क्या है। देखिए निजी प्रयोज्य आय का मतलब होता है कि खर्च करने योग्य आय क्या है। तो जब आप कमाते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका इनकम होता है वो खर्च करने योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक महीना 50,000 रुपया मिल रहा है आपको, तो आपको 50,000 रुपया खर्च करने योग्य नहीं है जब तक आप 50,000 रुपया पर सरकार को टैक्स न दे दिया हो। जब क्या करता है, इनकम जो आपका टोटल इनकम है, तो टोटल इनकम माइनस टैक्स कर दीजिएगा तो आपके खर्च करने योग्य रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निजी प्रयोज्य आय क्या होता है, यानी कि खर्च करने योग्य आय क्या होता है। तो निजी आय से अप्रत्यक्ष कर घटाए जाने के बाद, नहीं, आंसर हो जाएगा निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने को। क्या करते हैं आप, जो आपका इनकम होता है उस पर क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो जब डायरेक्ट टैक्स दे दीजिएगा, यानी 50,000 आप कमा रहे हैं, उस पर जब डायरेक्ट टैक्स दे दीजिएगा, जो आपके पास बचेगा वो क्या हो जाएगा, निजी प्रयोज्य आय हो जाएगा, यानी कि वो आपके खर्च करने योग्य रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 29 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया था। देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन है जो पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब, ये 1868 में एक पुस्तक लिखे थे, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे, जिसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में एक भारतीय जो 20 रुपया ही कमा पाता है। कब बताए थे, 1868 में बताए थे। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन है जो 1901 में हुआ था, तो उसी में सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आय का आकलन है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। वहीं देख रहे हैं आप ऑप्शन ए नंबर वी के आर वी रॉय है जो इनके द्वारा पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से आकलन किया गया था राष्ट्रीय आय का। तो पूछेगा कि आपसे सीधे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी। उसी में पूछेगा कि वैज्ञानिक आधार पर कौन किया था, तो वी के आर वी रॉय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है 1949 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी करती है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सीएसओ के द्वारा किया जाता है। देखिए सीएसओ को और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ कर दिया गया है 2019 में। तो अब राष्ट्रीय आय का आकलन है जो एनएसओ के द्वारा किया जाता है, न कि सीएसओ। तो एनएसओ ऑप्शन में रहेगा तो एनएसओ आप लगाइएगा, सीएसओ ऑप्शन में रहेगा तो सीएसओ लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, समाज में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कहा किया जाता है आय, उत्पादन और व्यय। देखिए कहने का सिंपल सी मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रीय आय का आकलन है किसके द्वारा किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, तो आय, व्यय और उपभोग व्यय मतलब विधि के द्वारा ये किया जाता है। नंबर हो जाएगा आंसर है ये 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, तो यही भारत में जो आकलन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, उत्पाद विधि और आय विधि के द्वारा किया जाता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संबंध हमेशा सही होगा। तो देखिए ये आय और व्यय के संबंध में है कि आप आय और व्यय के बारे में कौन सा संबंध है जो सही होगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि आय का क्या मतलब होता है कि आपका इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस जो आपका जो बचत कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, वो कहलाता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो जाता है। यानी कि जो आप कमा रहे हैं कितना कमाई है आपका, तो जो आप खर्च कर दे रहे हैं वो जो बच जा रहा है वो दोनों मिला दीजिएगा तो आपका कमाई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। देखिए हिंदू वृद्धि दर का संबंध कोई हिंदू धर्म के जनसंख्या वृद्धि से नहीं है। इसका सिंपल सी अर्थ होता है कि जब जीडीपी 3.5% से कम का जब जीडीपी ग्रोथ होता है तो उसे हम हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। और ये है राजकृष्ण नामक के प्रोफेसर थे जिन्होंने बताया था। भारत में जब
भारत जब आजादी से लेकर के 1970 तक के जो दशक है वो उसी क्षेत्र में, उसी रेंज में रहा था, लगभग 4% से नीचे की जो ग्रोथ रेट रहा था जीडीपी। तो उसी को राजकृष्ण नामक एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने बताया था कि हिंदू वृद्धि दर है। तो ये किससे संबंधित है? ये अर्थव्यवस्था की एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है जिसमें हिंदू वृद्धि दर है जो जीडीपी से संबंधित है, आर्थिक विकास के संकेत के संदर्भ में बताता है। तो यह राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो पूंजी की निर्माण कब निर्भर करता है? जब उसकी कुल बचत पर, इनकी मान लीजिए कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च कर दीजिएगा, सेविंग नहीं कीजिएगा, तो आप किसी भी चीज़ में क्या है पूंजी निवेश नहीं कर पाइएगा। पूंजी का मतलब होता है वैसी संपत्ति जो लंबे समय तक टिकी रहती है, जैसे भूमि हो गया, मशीन हो गया, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। जो अपन कहते हैं कि संपत्ति का निर्माण कर लिया अपने जीवन में। तो जब ज़्यादा आप कमा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बचाइएगा तब तो पूंजी का निर्माण कीजिएगा, और ज़्यादा आप खर्च कर लीजिएगा, ज़्यादा उपभोग कर लीजिएगा तो आपके पास सेविंग नहीं रहेगा, तो आप पूंजी का निर्माण नहीं कर पाइएगा। तो किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। आपका कुल बचत ज़्यादा होगा तो आप पूंजी का ज़्यादा निर्माण कर पाइएगा, आपका कुल बचत कम होगा तो पूंजी का निर्माण कम होगा। किस प्रकार से? सी नंबर हो जाएगा इसके अंदर। आइए 37 नंबर। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो जो कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते का निर्धारण है किस पर किया जाता है? तो ये किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आप जानते हैं कि जो भारत सरकार के जो कर्मचारी है उसके लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे हम वेतन आयोग कहते हैं। देखिए अभी 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है और इसमें यही चीज देखा जाएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई कितना बढ़ गया है, तो उसके आधार पर क्या करेगी जो 8वां जो वेतन आयोग है, जो भारत सरकार के जो कर्मचारी है उसके वेतन को बढ़ाने का सिफारिश करेगी। कि किस पर आधार तय होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में देखा जाता है कि किस वस्तु की मूल्य कितना बढ़ा है पहले की अपेक्षा, उसके आधार पर जो राष्ट्रीय जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्ते को भी बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी कर करके। देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि मार्केट में मुद्रा है जो अधिक मात्रा में आ चुका है, मुद्रा है जो काफी मात्रा में, जो लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, जो काफी मात्रा में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग के पास पैसा है और सभी लोग डिमांड कर बैठे हैं कोई भी लग्जरी वस्तु का। तो क्या है उसकी वजह से अभी मार्केट में है नहीं और सभी लोग डिमांड कर बैठे हैं, जिसकी वजह से क्या मांग बढ़ गया है। मांग बढ़ने से क्या होती है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। किसके कारण हुआ है कि मुद्रा मार्केट में अत्यधिक है, तो मुद्रा को क्या है कम कर लेगी। तो सरकार जब मुद्रा को बाजार से सक कर लेगी, सक मतलब क्या, खींच लेगी सरकार, तो क्या होता है महंगाई नियंत्रित होने लगता है। तो मुद्रा आपूर्ति में कमी करके महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कीमत मूल्य सूची होल प्राइस इंडेक्स की असुविधा कौन सी है? असुविधा की मतलब होती है कि इसकी कमी क्या है, होल प्राइस इंडेक्स की कमी क्या है। तो देखिए होल प्राइस इंडेक्स में सेवा को शामिल नहीं किया गया है, केवल वस्तु को शामिल किया गया है। WPI होल प्राइस इंडेक्स में केवल वस्तु को शामिल किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। इसमें सेवा शामिल नहीं है। सेवा का मतलब होता है जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब क्या है सेवा है। तो ये सब WPI में शामिल नहीं किया गया है, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें केवल वस्तु को समाहित किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। WPI है जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कह रहा है कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता। देखिए मुद्रा आपूर्ति की अधिकता, जब मुद्रा है जो मार्केट में अत्यधिक मात्रा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन कहलाएगा। जब लिक्विडिटी है मार्केट में अधिक हो जाती है तो हम इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि सभी लोग के पास पैसा आ गया है और सभी लोग डिमांड कर रहे हैं लग्जरी वस्तु का, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु का, जिसकी वजह से मार्केट में अभी तत्काल वो वस्तु नहीं था और एकाएक मांग बढ़ने की वजह से उस वस्तु के मूल्य में कई गुना मूल्य में वृद्धि हो जाता है, जिससे हम आमतौर पर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे महंगाई कह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को, सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार अपना व्यय को क्या करना चाहिए, तो घटा देना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सभी लोग के हाथ में अभी पैसा है और सरकार है जो सार्वजनिक व्यय करेगी। जैसे मान लीजिए सभी कुछ सरकार है जो तत्कालीन जॉब देना शुरू कर दे, या लोगों को पेंशन देना शुरू कर दे, या लोगों को सब्सिडी देना शुरू कर दे, क्या सार्वजनिक व्यय कहलाएगा। और एक करना जब सरकार शुरू करेगी तो लोगों के पास और पैसा आने लगेंगे, जिसकी वजह से लोग और डिमांड को जनरेट करेंगे
और ये इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि जब मुद्रास्फीति के समय सरकार को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय पर कम कर देना चाहिए, जबकि कम करेगी तो जो लिक्विडिटी मार्केट में जो अत्यधिक मात्रा में आ चुका है उसमें कमी होगा और महंगाई कहीं कहीं नियंत्रित होगा। तो जब अपना सार्वजनिक व्यय सरकार कम करेगी तब इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में बाजार में चीजें क्या होती हैं। आप जानते हैं मुद्रास्फीति क्या कहते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, तो मुद्रास्फीति में बाजार में क्या होगा, वस्तु क्या होगा, महंगी हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा आंसर, महंगा हो जाती हैं, बाजार में क्या होती है, महंगा हो जाती है। चलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर देख लीजिए, मुद्रास्फीति डैश से परिकलित होती हैं। मुद्रास्फीति है किससे परिकलित होती है, तो थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति का निर्धारण किया जाता है, और थोक मूल्य सूचकांक है जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सेवा शामिल नहीं होता, आप इसको याद रखेंगे, केवल वस्तु शामिल किया जाता है। मंदी क्या है, देखिए मंदी क्या है, तो मंदी क्या कहा जाता है कि देखिए मंदी नहीं कहते कि मंदी है जिसकी वजह से सामान बिक नहीं रहा है। नहीं, मार्केट में जो बाजार में लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं या जो बिजनेस किए हुए हैं, दुकान खुले हुए, नहीं कहते कि मंदी है, सामान भी नहीं बिक रहा है, भर दिन दुकान खुले रहता है लेकिन दुकान में सामान ही नहीं बिकता है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम गया है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग सामान का डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मंदी है। सरकार को क्या करना चाहिए, इस समय सरकार को सरकारी व्यय बढ़ा देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि सरकार जब सरकारी व्यय बढ़ाएगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा और लोग क्या करेंगे, फिर से सामान का, वस्तुओं का डिमांड करेंगे, जिसके वजह से क्या है फिर से नॉर्मल स्थिति हो सकता है, मंदी दूर हो सकता है। तो वस्तु क्या है पर्याप्त मात्रा में होगा, लेकिन क्या है, लोग उसका डिमांड नहीं करेंगे, लोग के पास पैसा ही नहीं होगा, लोगों की क्रय शक्ति कम जाती है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती हो जाएगी, यानी कि वस्तु पर्याप्त मात्रा में है लेकिन लोग के पास पैसा नहीं है, जिसके वजह से क्या है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं सामान के, जिसकी वजह से क्या उत्पादन और रोजगार में कटौती होने लगती है। तो देखते कंपनी में क्या होता है, छटनी होने लगता है, लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा वस्तु बन चुका है, गोदाम में इतना वस्तु रखा हुआ है कि लोग मार्केट में खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन उत्पादन लगातार हो रहा है, तो क्या करते हैं, छटनी करने लगते थे, जिसकी वजह से रोजगार में कटौती होने लगता है, उत्पादन में कमी करने लगती। तो सरकार चाहती है कि ऐसा न हो, जिसकी वजह से सरकार क्या करती है, मार्केट में किसी न किसी रूप में पैसा को छोड़ना शुरू करती है, जैसे आपको सब्सिडी देना शुरू कर देती है, सरकारी नौकरी देना शुरू कर देती है, आपको पेंशन बढ़ा दिया जाता है, वेतन भत्ता बढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मांग पुनः वापस आ जाएगी और उत्पादन अधिक फिर से जो उद्योगपति है वो करना शुरू करेंगे और रोजगार का डिमांड बढ़ाया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन सा था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। 12 पंचवर्षीय योजना टोटल चला था, 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से लेकर 17 तक था, और उसी को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना कर दिया गया था। ये पहले जो था योजना आयोग, उसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। और जो योजना आयोग है उसको कौन सा अनुमोदन करता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये अनुमोदन करता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और इसमें सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, राज्य में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। अब योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्य के बीच कुछ कर संसाधन वितरण का निपटान निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो संसाधन का वितरण है, इनकी बंटवारा है, जो हॉरिजॉन्टल बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। इसमें क्या एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति यानी कि जो चयन है प्रक्रिया है, जो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और एक अध्यक्ष 4 सदस्य यानी कि टोटल 5 सदस्य हैं। ये जो सिफारिश अपना करते हैं ये सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, ये सरकार के लिए सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि इस प्रकार से वितरण किया जाए, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, सरकार चाहे तो मान सकती है, सरकार चाहे तो नहीं मान सकती है। अभी 16वां वित्त आयोग का रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है। 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है अरविंद पनगडिया को बनाया गया था, और इन्होंने बताया है कि राज्य और केंद्र में जो डिस्ट्रीब्यूशन है 41% का होना चाहिए, केंद्र को सिर्फ 41% हस्तांतरण राज्य के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर,
48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब कि संविधान में उस संस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग आप जानते हैं कि आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। चुनाव आयोग 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में किया गया है। योजना आयोग है, योजना एक संसद की सर्वसम्मति से योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसने लिखी थी। तो 1934 में ये पुस्तक है प्लानेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया है, जो MS विश्वेश्वरैया के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। 1934 में ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था है जो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन है जो हमारा समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।